हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 और क्लास 8। इससे पहले के चैप्टर 6 तक की जो वीडियोस हैं क्लास 8 की वो अपलोड हो चुकी हैं, और क्लास 6 की और क्लास 7 की वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप सी टेट या यूपी टेट या KVS PRT या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें NCERT को फॉलो किया जाता है उसको पढ़ रहे हैं या उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो आप और दूसरा साइंस आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे मेन सब्जेक्ट हो, चाहे आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें सभी वही चीज़ें कवर की जाएंगी जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं। कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की। तो आज का हमारा चैप्टर है किशोरावस्था की ओर। तो यहाँ पर पहली लाइन हमें दी गई है, मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुँचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। तो इसमें ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि एक निश्चित आयु तक पहुँचने के बाद ही, यानी कि जब तक उनके बॉडी में रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप नहीं हो पाते हैं, जब तक वहाँ पर जनन नहीं हो सकता है किसी मानव या जंतु में, उस निश्चित आयु के पहुँचने के बाद ही क्या होगा, वहाँ पर रिप्रोडक्शन यानी कि जनन हो सकता है। इसके बाद है किशोरावस्था एवं यौनावा आरंभ। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। तो वृद्धि जो होती है हमारी वो जन्म से शुरू हो जाती है, और परंतु जो 10 से 11 वर्ष की जो हमारी आयु होती है उसमें अचानक से एक तीव्र चीज़ें देखी जाती हैं, और हमें वहाँ पर सब चीज़ें क्या है क्लियरली हम उनको देख पाते हैं। इसके बाद है वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था एडोलेसेंस कहलाती है। तो वृद्धि क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये इसमें क्या होता है कि जब जो शरीर होता है हमारे उसमें एक मतलब अलग अलग तरह के परिवर्तन आते हैं, और उसमें से एक परिवर्तन होता है हमारा जनन परिपक्वता, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो हमारी बॉडी में डेवलप होने या फिर उनका काम करना वो शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और वो जो हमारी उम्र होती है वो होती है किशोरावस्था, या हम उसे क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, 11 से 18 या 19 वर्ष। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए आता है कि किशोरावस्था की अवधि क्या होती है, तो आप बताएंगे उसको 11 से 18 या 19 वर्ष। अगर ऑप्शन में 18 तक दिया होगा तो आप 18 लगाएंगे, और अगर 19 होगा तो 19 वर्ष तक वहाँ पर हमें ऑप्शन को चूज़ करना है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जो आपकी जो एज होती है 13 से लेकर के 18 या 19 तक की जो एज होती है, क्योंकि इसमें लास्ट में जो टीन वर्ड आता है इसको लेकर के ही क्या बना है, टीनेजर शब्द बना है। तो इस उम्र से लेकर इस उम्र तक के जो बच्चे होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, टीनेजर्स भी कहते हैं। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। तो जो लड़कियों में जो किशोरावस्था की अवधि है वो 1 या 2 वर्ष पहले ही देखने के लिए मिलती है लड़कों से। जो लड़कियों में जो भी चेंजेस आते हैं वो थोड़े जल्दी लड़कियों में देखने लग जाते हैं, लड़कों में वो कम देखने के लिए मिलते हैं, थोड़ी देर से देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरी बात है, जो किशोरावस्था की अवधि होती है वो व्यक्तियों में क्या होती है, अलग अलग होती है। कि मान लो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर सेम उम्र पर है, 11 साल का है या 12 साल का है या 13 साल का है तभी शुरू होगी, ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जो किशोरावस्था की जो आयु प्रारंभ होती है वो थोड़ा लेट, कई बार 14 और 15 साल तक की उम्र में भी ये चेंजेस हमें लेट से देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या होता है कि अवधि, ये जो किशोरावस्था की अवधि होती है ये भिन्न भिन्न लोगों में या भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग तरह से होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़की एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास।
तो किशोरावस्था जो होती है आपकी, उसमें क्या होता है, अनेक परिवर्तन आते हैं शरीर में। दूसरा, ये हम इसे क्या कहते हैं, यौवन आरंभ का संकेत हम इसे कहते हैं। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लड़के और लड़कियों में जनन क्षमता यानी कि जो उनकी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वो काफ़ी डेवलप्ड होने लग जाते हैं हमारी बॉडी में। किशोरों की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। तो जैसे मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट जितने ज़्यादा विकसित होने के बाद में क्या होती है, वो यौवन आरंभ जो होता है हमारा वो समाप्त हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं क्योंकि हमें ऊपर बताया गया था कि 11 वर्ष से शुरू हो जाती है, 11 से हम 19 मान लेते हैं, तो धीरे धीरे स्टार्ट होगी और चलते चलते वो जो परिपक्वता होगी 19 साल की एज तक या 19 की एज तक उसको प्राप्त कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या है, जो एडोलेसेंस है यानी कि यौवन आरंभ है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोरावस्था के लक्षण हैं। तो लंबाई में थोड़ी थोड़ी आपने देखा होगा, पहले बच्चे 10 साल की आयु तक थोड़े सेम से ही एज के लगते हैं, बट जैसे जैसे 11-12 साल की आयु में आने लग जाते हैं उनकी बॉडी में चेंजेस देखने के लिए आप मिल सकते हैं। आपको उनकी बॉडी की जो हाइट है वो भी क्या है, उसमें चेंज देखने के लिए भी मिलता है। और हल्की हल्की लड़कों में आप दाढ़ी मूछ भी देख सकते हैं। इसके बाद है यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि। इसके बाद है शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। तो लंबाई में परिवर्तन से इस वर्ड में ही जब लंबाई शब्द है और वृद्धि है, तो यानी कि जो बॉडी की जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो अस्थियां होती हैं, हमारे हाथ पैर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है, वृद्धि होने लगती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसके बाद है, नेक्स्ट है, आप यहाँ पर एक अच्छा एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर हमें किसी की लंबाई की पूर्ण एक अनुमान लगाना हो तो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो पूर्ण लंबाई के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले जो मेजरमेंट्स लिए हैं वो सेंटीमीटर में है, यानी कि वर्तमान लंबाई लेंगे हम, वर्तमान आयु में जो पूर्ण लंबाई का परसेंटेज कितना है वो, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, अगर किसी लड़के की आयु 9 साल है और लंबाई उसकी उस समय 120 सेंटीमीटर है, तो वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई यानी कि वृद्धि काल जब उसका समाप्त हो जाएगा, जब वो अडल्ट बन जाएगा, तो उसकी लंबाई कितनी वो गेन कर सकता है, 160 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट जो है जा सकती है। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या है, किसी की भी लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन सीटेट वगैरह जैसे एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं जाता है, बट फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि लंबाई की अगर हमें गणना करनी हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं। जो भी हमारी वर्तमान आयु है सेंटीमीटर में उसे लिखेंगे ऊपर, उसके बाद जो भी हमारी वर्तमान आयु है उसे लिखेंगे, उसके बाद वृद्धि काल की समाप्ति पर जो अनुमानित लंबाई है क्या होगा, हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद है प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। तो जो लड़कियां होती हैं उनकी आयु क्या है, अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु 18 वर्ष की आयु तक दोनों ही क्या है, अपनी लंबाई को अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो लड़के और लड़कियों की, क्योंकि जो लड़कियों में जो विकसित होता है शरीर वो थोड़ा हमें जल्दी दिखाई देने लगता है, तो उनकी जो लंबाई होती है या उनके शरीर में जो चेंजेस है वो हमें जल्दी दिखाई देने लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के पीछे रह गए हैं, उनकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 या 2 साल का अंतर रह सकता है कि जो लड़कों की बॉडी में भी जो हमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, पर लेकिन कुछ 1 या 2 साल आगे पीछे के बाद क्या है, वो दोनों ही अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एक चार्ट यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। तो ये जो ब्लैक डॉट है ये वाली लड़कों के लिए है और ये वाली ब्लू ट्राइंगल किसके लिए दिए गए हैं, लड़कियों के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो लड़कों की लंबाई होती है वो थोड़ी सी कम होती है लड़कियों के कंपैरिजन में, मतलब वो जल्दी बढ़ने लग जाती है टाइम के साथ साथ। और धीरे धीरे मतलब यहाँ पे पहले लड़कियों की लंबाई जल्दी बढ़ रही है और लड़कों की थोड़ी लेट में, बट आयु के अंत तक यानी कि 18 वर्ष की आयु तक आते आते क्या है, दोनों की लगभग लंबाइयाँ बराबर हो जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि वो अपनी जो भी उनकी उच्चतम लंबाई होने वाली होगी वो उसे गेन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये चीज़ें या फिर इस ग्राफ को देने का यही मतलब है। इसके बाद है, कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं, फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। तो आपने ये भी चेंजेस कई बार देखे होंगे टीनेजर्स में कि क्या होता है कि आप जैसे कई बार किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को देखते हैं तो आप देखेंगे कि शरीर तो उसका ऐसे ही है, बट कभी कभी हाथ ऐसे लंबे दिखाई देंगे, पैर पतले पतले लंबे लंबे दिखाई देंगे, मुंह बिल्कुल पतला सा दिखाई देगा। पर वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे जैसे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर अपने आप को क्या है बैलेंस करके क्या कर लेता है, खुद को सुडौल बना लेता है और अच्छा खासा सबका शरीर सही एक रेशियो में दिखाई देने लग जाता है। जो टीनेजर्स होते हैं उनमें ये चीज़ें आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि मतलब शरीर एकदम पतला पतला सा होता है और एकदम से कोई जो शरीर है वो लंबा दिखाई देने लग गया है, पार्ट बॉडी का कोई बिल्कुल बड़ा मोटा मोटे दिखाई देने लग जाते हैं कि मतलब वैसे लंबाई तो कम हो गई है बट हाथ जो है ज़्यादा लंबे हो गए हैं, बट लेकिन टाइम के साथ साथ क्या है बॉडी अपने आप को एडजस्ट करके उसको सुडौल बना लेती है। इसके बाद है, किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। तो ये चीज़ भी हमें पता है और हमने कल के चैप्टर में भी ये पढ़ी थी कि जो हमारे जीन्स होते हैं वो उनका हमारी बॉडी पर, हमारी शरीर पर बहुत ज़्यादा क्या है असर होता है। तो बहुत क्या होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स की जो लंबाई होती है तो बच्चों की लंबाई भी उनकी लंबाई पर ही लगभग जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, उनकी जीन्स की वजह से होता है। तो जो लंबाई होती है वो माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। दूसरा, सिर्फ जीन पर ही नहीं होता, संतुलित आहार पर भी निर्भर करती है। अगर मान लो कोई पेरेंट्स ऐसे हैं या जो जिनका शरीर अच्छा है बट उनका जो बच्चा है वो खाने पीने में ठीक नहीं है, बाहर की चीज़ें बहुत खाता है या उसने हेल्दी चीज़ें नहीं खाई है, अपना संतुलित आहार वो नहीं लेता है, तो उसकी जो लंबाई है उस पर फ़र्क हमें दिखाई दे सकता है। चाहे पेरेंट्स की लंबाई अच्छी हो बट लेकिन बच्चों की लंबाई हमें कम दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि वो संतुलित आहार की कमी हो सकती है, उनके व्यायाम में कमी हो सकती है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें। और आजकल तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि पहले समय में क्या होता कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी, घर के बाहर ही गेम्स होते थे, बट लेकिन फ़ोन्स के आ जाने से क्या हो गया है कि सब उसी में ही लगे रहते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर ही हो गई हैं, जिससे क्या है उसका प्रभाव हमें एकदम से तो नहीं बट एक टाइम के बाद हमें शरीर पर भी दिखाई देने लगता है कि जो लंबाई है उस पर असर पड़ रहा है, शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, फैट जमा हो गया है बॉडी में, अच्छे से लंबाई जितनी गेन होनी चाहिए थी उतनी गेन नहीं हो पा रही है। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। या बच्चे बाहर का खाना बहुत खाते हैं, मतलब जंक फूड्स को बहुत ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, हरी सब्जियों से दूर भागती हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके शरीर में हमें दिखाई देती हैं कि हाँ यहाँ पर एक कमी हुई है, तो जिसकी वजह से बॉडी में भी कहीं ना कहीं वो कमी हमें दिखाई देती है। तो जीन के साथ साथ हमें संतुलित आहार का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और बहुत बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बहुत से पेरेंट्स की हाइट कम होती है बट उनके बच्चों की हाइट अच्छी चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो डाइट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और अच्छी डाइट होने की वजह से क्या है उनकी जो बॉडी है अच्छे से डेवलप हो पाती है और वो मैक्सिमम हाइट को गेन कर सकते हैं। इसके बाद है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि वे यौन आरंभ में वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। तो शारीरिक आकृति में परिवर्तन कैसा होता है? अगर आप छोटी क्लासेस में देखेंगे और अपने घर में अपने आसपास या अपने बच्चों को भी, तो क्या होगा कि उस समय तो उनकी जो कंधे या सीना होता है वो छोटा होता है, बट जैसे वो बड़ी क्लास में आते हैं, 6th 7th में आते हैं या फिर उनका यौवनारंभ शुरू हो जाता है, तो उनके जो कंधे होते हैं वो चौड़े दिखाई देने लगते हैं। और लड़कियों में क्या होता है उनकी कमर का निचला भाग क्या है वो चौड़ा दिखाई देने लगता है। तो ये जो कंधों वाली बात है ये लड़कों के लिए कही जा रही है। और जो निचला भाग होता है किसमें बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लड़कियों में होता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठरी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं।
तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि जो किशोरावस्था में क्या होता है कि जो लड़कों का शरीर होता है उसमें पेशियाँ अच्छी खासी सुस्पष्ट और गठीली दिखाई देती हैं। और आपने देखा भी होगा कि 10 साल की उम्र तक तो लड़के लड़कियों का शरीर लगभग बराबर रहता है, बट जैसे जैसे वो ऊपर जाती हैं उस उम्र से धीरे धीरे लड़कों के शरीर में और लड़कियों के शरीर में क्या है अंतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जो लड़कों का शरीर होता है वो काफ़ी गठीला और हष्ट-पुष्ट सा दिखाई देने लगता है, हड्डियाँ मजबूत सी दिखाई देने लगती हैं, पेशियाँ भी अलग तरह की हो जाती हैं। और लड़कियों में ऐसा नहीं होता, लड़कियों में जो चेंजेस होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है जो किशोरावस्था के परिवर्तन हैं वो लड़के और लड़कियों में क्या है अलग अलग होते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है आपका, जो भी सी टेट या यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्टूडेंट या केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ये एक तरह से आपका पैडागोजी का भी सेक्शन यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक तरह का चैप्टर, क्योंकि कुछ कुछ पैडागोजी में ये चीज़ें भी वहाँ पर पूछी जाती हैं कि लड़के लड़कियों के जो शरीर में जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, ये लड़कियों के जो कौन सा पार्ट है वो किशोरावस्था में विकसित होता है, लड़कों की जो शरीर है वो कैसा होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मतलब एक तरह से आपकी ये वाला जो चैप्टर है साइंस का तो है ही, प्लस ये आपकी पैडागोजी को भी कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप अगर इस चैप्टर को साइंस की जैसे पढ़ेंगे तो भी अच्छी बात है, पैडागोजी के जैसे पढ़ेंगे तो भी अच्छी बात है। आप दोनों तरह से क्या है इसमें इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंस स्वर में परिवर्तन। स्वर यानी कि आपकी जो वॉइस होती है वो जो ना आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। तो आप जब यौवन आरंभ होता है तो क्या होता है स्वर यंत्र यानी कि जो हमारे गले में आप देखते होंगे जहाँ से हमारी आवाज़ आती है, स्वर निकलता है, वो उसे हम लैरिंग्स कहते हैं। उसमें क्या है वृद्धि का, उसमें भी वृद्धि का प्रारंभ होता है। आपने देखा होगा कि जो 10 साल की लगभग एज से लड़के और लड़कियां जो होती हैं, गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो लगभग सेम सी होती है, आप डिफरेंस नहीं कर सकते लड़के या लड़के की वॉइस हैं। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 11 के बाद क्या होता है उनकी आवाज़ में अंतर आना शुरू हो जाता है। और जो लड़कों की आवाज़ में तो आप बहुत डेफिनेटली अंतर समझ पाते हैं कि उनकी आवाज़ भारी होनी शुरू हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कियों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल कंठित मणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का उच्च स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर एक कोई लड़का है और उसका जो स्वर यंत्र है किस तरीके से वो आगे की ओर निकला हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो इसके बढ़ने की वजह से क्या होता है लड़कों की आवाज़ में वो भारीपन हमें देखने के लिए मिलता है, और इसी को हम क्या कहते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पर पूछा जाता है कि एडम्स एप्पल क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि लड़कों का वो कौन सा भाग है जिससे स्वर यंत्र में चेंज आ जाता है, वो एडम्स एप्पल है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि लड़कियों में एडम्स एप्पल विकसित होता है या नहीं, या उनका छोटा होता है या बड़ा होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका पैराग्राफ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछना जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाएगा कि जो लड़कियों का जो तारत्व होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है। देखो स्वर जो आपका एडम्स एप्पल या स्वर यंत्र होता है उसके विकसित होने का मतलब ये हो गया है कि जो तारत्व होगा वो लड़कों का कम होगा, पर क्योंकि लड़कियों का जो तारत्व होता है वो उच्च होता है, क्या होता है उच्च होता है, इस चीज़ को याद रखना है। तो आपने देखा होगा कि जो लड़कियों की आवाज़ें थोड़ी बारीक टाइप जैसी सी होती है, तो वो क्यों होती है, उनके उच्च तारत्व की वजह से ही होती है। लड़कों की आवाज़ में थोड़ा भारीपन और थोड़ी सी अलग तरह की लड़कियों से आवाज़ होती है। और क्यों, क्योंकि जो उनका तारत्व होता है लड़कों का जो तारत्व होता है वो कैसा होता है, कम होता है, और लड़कियों का जो तारत्व होता है वो, लड़कियों में जो तारत्व होता है वो उच्च होता है। तो यही ध्यान डिफरेंस आपको याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र के पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। तो आपने बिल्कुल इस चीज़ को नोटिस किया होगा, जो लड़के बड़े हो रहे होते हैं, किशोर अवस्था में आ रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्वर यंत्र की जो पेशियाँ हैं अनियंत्रित होकर वृद्धि करती हैं और आवाज़ क्या हो जाती है, फटने या भर्राने लगती है।
यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। तो क्योंकि वह पेशी एकदम से अनियंत्रित रूप से बढ़ गई थी, तो इसलिए आवाज़ फटने लगी। बट लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, कुछ समय बाद क्या है, वो जो स्वर यंत्र है सामान्य हो जाता है। कहने का मतलब है जो आवाज़ होती है वो बोलने में ठीक हो जाती है। तो उसके बाद आपको बोलने में, जो भी कोई बोलेगा तो उसके बाद ठीक लगने लग जाती है किसी भी लड़के की। इसके बाद है स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में क्रियाशीलता की वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। तो देखिए, जो स्वेद और तेलीय ग्रंथियाँ, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो नोज़ एरिया होता है ना, नोज़ एरिया के पास क्या है, ऐसे ऐसे तेल निकलने लगता है, और हल्का हल्का सा माथे पर भी। तो वो जो हमारी स्वेद और तेलीय ग्रंथि होती है, उनका स्राव बढ़ जाता है। किसमें? किशोरावस्था में। देखो, होता वो हर एज में ही है, मतलब छोटे बच्चों में तो उतना नहीं होता है, पर 11 से 12 साल की उम्र के बाद से लगभग आप जो अडल्ट भी हो जाते हैं। कई बार आप रात को जैसे सुबह सोए और सुबह को उठे, तो आप अपनी नोज़ के आसपास काफ़ी सारा तेल जमा इकट्ठा देखेंगे। तो वो जो स्टार्टिंग होती है वो किस एज से होती है? किशोरावस्था की एज से वो चीज़ें हमारी बॉडी में देखने के लिए मिलती हैं। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसी और मुहासे आदि हो जाते हैं। और कई बार अगर ये फुंसी, अगर हमारे शरीर पर जो स्वेद और तैलीय ग्रंथियाँ होती हैं, जो सीबम होता है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, तो उससे क्या है, फुंसी और मुहासे भी हो जाते हैं। और ये चीज़ें भी आपने बहुत से बच्चों में नोटिस की होंगी। तो वैसे बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, उसी से रिलेटेड ही हैं। बट लेकिन जैसे ये एडम्स एप्पल वाली बात थी या उस तारत वाली बात थी, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। तो हमें चैप्टर को पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर आते हैं। इसके बाद है जनन अंगों का विकास। यौवन आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शीशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। तो देखो, हमने इसके बारे में कल पढ़ा था कि वृषण और शीशन हमारे किस तरह से होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? नर जननांग होते हैं, यानी कि लड़कों में जो आपके मतलब जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर ये आते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था, जो वृषण यानी कि टेस्टिस होती हैं, वहाँ से क्या होता है, आपके शुक्राणु यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू होता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाता है। जो लड़कों में क्या होता है, अंडाशय यानी कि जो ओवरी होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। और जब वो मतलब मैच्योर हो जाते हैं, जो एक्स मैच्योर हो जाते हैं, तो क्या होता है, उनका निर्मोचन भी शुरू हो जाता है। जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उसी के लिए यहाँ पर ये कहा गया है। इसके बाद है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। तो किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, और एडोलसेंस में क्या होता है कि जो किशोर होते हैं उनकी जो सोचने समझने की जो तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है पहले की अपेक्षा। दूसरा, और वो काफ़ी इंडिपेंडेंट अपने तरीके से चीज़ों को रखना, सोचना, समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे इस तरीके से होगा और हमें ऐसे करना है। तो वो अपने जो डिसीजंस हैं उन्हें लेने में भी अलग तरीके की उनका व्यवहार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बौद्धिक विकास की वजह से। कभी कभी किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी, और आपको पता भी होगी, क्योंकि हम सब उस एज से निकल करके आए हैं, तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर लेकिन क्योंकि
हम होने वाले टीचर्स हैं, तो हमें ये चीज़ें बतानी होगी, क्योंकि हम उस एज के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। 6 to 8 क्लास के जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हमें ये चैप्टर भी पढ़ाना होगा, और हमें ये वहाँ पर ये चीज़ें भी उन्हें समझानी होंगी कि ये जो चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, ये मतलब इनसे डरने की या बहुत ज़्यादा मतलब खुद को इनसिक्योर समझने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बॉडी में अचानक ही क्या हो रहा है। क्योंकि हार्मोन हमारे क्या होते हैं, अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। हमारे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो हमारी बॉडी में विकसित होने शुरू हो जाती हैं, और हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारा बौद्धिक विकास होने लगता है। तो बहुत बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं खुद को बहुत ही इनसिक्योर समझना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, या हमारी बॉडी में, या फिर उनका अपोजिट जो सेक्स होता है उनकी तरफ अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। दूसरा, कई बार जो लड़कियां डर जाती हैं, पीरियड्स उनके शुरू होते हैं, तो अरे ये क्या हो गया है, तो हमें उनको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराना है। उनको पहले से ही ये सिचुएशन बता के रखनी है कि लड़की जब बड़ी होती है या उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट विकसित होते हैं तो उसके साथ ये चीज़ें होती हैं। लड़कों में भी जब स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं तो उनमें भी अलग तरीके की एक बेचैनी देखने के लिए मिलती है कि एक उनकी बॉडी में क्या हो रहा है। तो उनको भी वो चीज़ें समझानी होती है कि कई बार हमें मास्टरबीट के बारे में भी उनको समझाना चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं वो अपने तरीके से काम करेंगे, बट लेकिन क्या होता है कि हमें समाज के हिसाब से बच्चों को समझाना होता है हर चीज़ को। तो एक एज अ टीचर आपको या हमें क्या करना है कि उनको हर चीज़ को बिल्कुल अवेयर करा के रखना, और ये नहीं कि उनको डराना है कि कुछ भी है, बिल्कुल कंफर्टेबल कराना है कि नहीं ये चेंजेस बहुत नॉर्मल है, सभी में होते हैं, हम भी उस एज से निकल के आए हैं, बट टाइम के साथ धीरे धीरे आप अपनी बॉडी के साथ एडजस्ट कर लोगे, और ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर होगी कि इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दूर होना शुरू हो जाते हैं उनको, क्योंकि पेरेंट्स अपने तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि हम अपनी तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो उनमें क्या हो जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाता है। तो आपको जो बच्चे होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आप जिन्हें भी पढ़ाएंगे, तो उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी आपके भले के लिए ही बोल रही हैं। साथ में पेरेंट्स को भी हमें मतलब समझाना होगा कि वो भी बच्चे की बात को माने, कोई भी उसकी बात को काटने की कोशिश ना करे, उसका पक्ष भी जो भी है उसको सुने समझे और उसे भी करने की कोशिश करे। तो ये एक टीचर ही समझा सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट हो, क्योंकि एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब बच्चों को समझाने की, और उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि दोनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाती है। तो हमें टीचर के रूप में ये चीज़ें पहले से अगर हमें पता होंगी तो अभी हम बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे, और उनके पेरेंट्स को भी। तो इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एग्ज़ाम में तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है आप कर लोगे, वो बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, आपको पता भी होंगे, बट जब बात चीज़ों को प्रैक्टिकली, जब आप इस क्लासरूम में पढ़ाएंगे, बच्चों से इंटरेक्शन होगा, वहाँ पर देखेंगे उस एज के बच्चों से, तब यहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी कि हमें बच्चों को कैसे डील करना है, उनके पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है, और उनको किस तरीके से इस एज में कंफर्टेबल महसूस कराना है, इनसिक्योर महसूस नहीं कराना है। तो ये टीचर होने के नाते हमें ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो होपफुली यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा गौण लैंगिक लक्षण। वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। तो गौण लक्षण में क्या होता है, जो वृषण और हमारे जो अंडाशय के जनन हो जाता है, वे क्या करते हैं, युग्मक यानी कि शुक्राणु या अंडाणु उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो युवावस्था में लड़कियों के स्तनों में विकास होता है, और स्तन यानी कि जो ब्रेस्ट होती हैं, गर्ल्स की ब्रेस्ट विकसित हो जाती हैं, स्तन उनके विकसित हो जाते हैं, उनमें उभार देखने के लिए मिलता है। और लड़कों के चेहरे पर क्या है, बाल उगने लगते हैं या दाढ़ी मूछ आने लग जाती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गौण लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं। तो जो लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, ठीक है, और लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूछ का विकास होता है। और इन गौण लक्षणों की वजह से क्या होता है, लड़के और जो लड़कियों में क्या होता है, अंतर कर पाना आसान हो पाता है। लड़के और लड़कियों में क्या होता है, हम अंतर कर पाते हैं। तो
ये होता है गौण लैंगिक लक्षण। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। तो ये भी, इस बात से भी आप बिल्कुल अवेयर होंगे कि इस एज में ये चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिलती हैं कि लड़कों में सीने पर बाल आ जाते हैं, और लड़के और लड़कियों में दोनों में ही प्यूबिक जो क्षेत्र होता है वहाँ पर भी आप बाल देख सकते हैं, है ना, उन्हें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, वो भी मतलब बड़े होने लग जाते हैं। तो मेन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गौण लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं। गौण लैंगिक लक्षण वो होते हैं जहाँ पर हम लड़कों और लड़कियों में क्या है अंतर कर पाएँ। और अंतर कैसे होगा, लड़कियों में स्तनों का विकास होगा और लड़कों में क्या होगा, दाढ़ी मूंछ का विकास होगा और उनके सीने पर बाल उभर आएंगे। इसके बाद है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। यह अंतर्स्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनावरण के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है। तो ये वाला यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके अब हार्मोन्स की बातें शुरू हो चुकी हैं कि जो जितना भी हमारे परिवर्तन हम किशोरावस्था में देख रहे हैं, टीनेजर्स में देख रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे एक तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, या फिर अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। और हार्मोन्स क्या है, हमारे एक तरह के रासायनिक पदार्थ हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक। यौवन आरंभ के और साथ में जो आपका जो लड़कों में जो आपका जो टेस्टीज होती हैं, जो टेस्टीज में से आपके स्पर्म बनते हैं वो किस हार्मोन की वजह से बनते हैं, वो हार्मोन होता है आपका पौरुष हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन इसको कहते हैं। स्पेलिंग इसकी ये भी आ सकती है और इस तरह से भी आ सकती है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसमें से कोई सी भी स्पेलिंग आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकती है, बट आपको याद रखना है कि जो मेल होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ हो जाता है, जिससे लड़कों में परिवर्तनों का हमें देखने के लिए मिलता है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ अथवा दुग्ध ग्रंथियाँ स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो लड़कों में जो चेंजेस होते हैं इस हार्मोन की वजह से, वो बालों का आना या जो भी उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं लड़कों वाले, और जो लड़कियों में जो यौवन का आरंभ होता है यानी कि स्त्री जो हार्मोन होता है वो किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो लड़कियों का हार्मोन कौन सा हुआ, एस्ट्रोजन। और ये क्या करता है, उनमें स्तन का विकास करता है, जिससे कि दुग्ध स्रावी जो ग्रंथियां हैं वो विकसित होती हैं। इसके अलावा जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, चाहे वो एस्ट्रोजन हो चाहे वो लड़कों के टेस्टोस्टेरोन हो, वो कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है, पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। और इसे ही का दूसरा नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखनी है, दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली बात ये है कि हार्मोन क्या है, आपके रासायनिक पदार्थ है। अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं हमारी, उनके द्वारा वो स्रावित होती हैं। जो हमारे लड़कों का जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जिससे जिससे की वजह से लड़कों में जो परिवर्तन आते हैं। दूसरा है हमारा जो लड़कियों का हार्मोन होता है, स्त्री हार्मोन है हमारा, एस्ट्रोजन है, जिससे लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, दूध ग्रंथियाँ क्या है विकसित हो जाती हैं। और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को जो नियंत्रित करते हैं वो हार्मोन है हमारा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद है जनन प्रकार, ये प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन को क्या करती हैं, रुधिर में प्रवाह करती हैं, जिससे कि वो अपनी अपनी जगह पर पहुंच कर के अपने अपने काम कर सकें। इसके बाद है वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित
करते हैं तो जो आपके जो वृषण और अंडाशय होते हैं ये आपके क्या स्रावित करते हैं, लैंगिक हार्मोन होते हैं जो मतलब क्योंकि यहाँ से वृषण क्या करते हैं, आपका स्पर्म बना रहा होता है और अंडाशय जो होते हैं वो आपके एग, वहाँ पर एग का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपके क्या होते हैं, लैंगिक हार्मोन कहे जाते हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। तो वही चीज़ है कि जो आपका पीयूष ग्रंथि होती है या फिर आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है कि जो लड़कियों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और लड़कों में जो स्पर्म का फॉर्मेशन और उनका रिलीज़ होना होता है वो किसकी हेल्प की वजह से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें खुश रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए, अपने माइंड को ध्यान से मतलब कुछ भी चीज़ है इस तरह की नहीं करनी चाहिए कि हमारे माइंड पर स्ट्रेस आए, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे मस्तिष्क में ही होती है, जिसकी वजह से सारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर इसका ये डायग्राम दिया हुआ है कि पीयूष ग्रंथि स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। ठीक है, इसके बाद है रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के अन्य विभिन्न स्थलों या लक्ष्य स्थल तक पहुँचता है। तो इसके बाद है यौवना आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। तो यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी, उसे पता चलेगा कि भाई धीरे धीरे अब उम्र बढ़ रही है बच्चे की, तो क्या करना है, मुझे अब इन हार्मोन्स का एक्टिवेट करना है। इन्हें एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, वो अपने अपने स्थल पर पहुंचेंगे रुधिर के माध्यम से, और जब रुधिर के माध्यम से अपनी अपनी जगह पहुंचेंगे तो क्या होगा, किशोरावस्था का प्रारंभ शुरू हो जाएगा और बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद है मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण एवं अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। तो क्या है, वृषण किशोरों में और अंडाशय युग्मक जब उत्पादित होने लगते हैं तो क्या होता है, वो जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की जो परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन क्षमता, जो स्पर्म जो बनते हैं, शुक्राणु जो मेल्स में बनते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं इन कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स में क्या होता है कि आपको पता ही होगा ये चीज़ें कि 40 के अराउंड जो एज के आसपास क्या होगा कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव जो क्षमता होती है वो लगभग ख़त्म हो जाती है, वो बच्चे दोबारा से मतलब पैदा नहीं कर सकते हैं। बट मेल्स के साथ ऐसा नहीं है, उनकी जो स्पर्म बनने की जो क्षमता है या जो उनकी परिपक्वता है वो ज़्यादा लॉन्ग समय तक रहती है। इसके अलावा आगे है, स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौनावस्था 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवन आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो स्त्रियों में जो जननावस्था होती है वो कब से प्रारंभ होती है, 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है और कब तक रहती है, 45 से 50 साल तक। जैसे मैंने आपको बताया ना 40 के प्लस या 50 तक भी होती है बहुत सी लेडीज़ में, तो वहाँ तक वो रहती है, तब तक ही उनमें क्या है, एग का फॉर्मेशन होता है और तभी तक ही उनकी प्रोबेबिलिटी होती है अधिक से अधिक माँ बनने के लिए। और इसमें क्या होता है कि जो आपके जो अंडाणु यानी कि एग होते हैं वो परिपक्व होते हैं और अंडाशय से लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर क्या है, एक अंडाशय से एक क्या है, एग निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके। तो जब यहाँ पर निर्मोचित होता है तो उसमें क्या हो जाता है, गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। जब मोटी हो जाएगी तो अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सकता है। जैसे ही स्पर्म अंडाणु के पास होगा तो क्या होगा, वहाँ पर उसका निषेचन होगा जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं
सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये तो पता ही होगा ये चीज़ें कि क्या होता है कि जब एग वहाँ पर जो गर्भाशय की दीवार है वो काफ़ी अब मोटी हो चुकी है। हमने पढ़ा था कल, इस तरह की कुछ ओवरी बनी हुई रहती है। यहाँ पर आपका ये गर्भाशय होता है और यहाँ पर ये एग होता है। एग निर्मोचित होता है। निर्मोचित होने के बाद में वो वेट करता है किसका, स्पर्म के आने का, है ना। स्पर्म अगर जब उसके पास नहीं आता है तो ये जो यहाँ पर दीवार मोटी होती है वो वहाँ से टूट जाती है। और टूटने के बाद क्या हो जाता है, जो पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बोलते हैं, आफ्टर 28 या 30 डेज बाद वो चीज़ें होती हैं हमारी गर्ल्स की बॉडी में। और निस्तारित होने के बाद, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रक्तस्राव कहते हैं या ऋतुस्राव या रजोधर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है अगेन, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋतुस्राव क्या है या रजोधर्म क्या होता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा कि गर्ल्स के अंडाशय से एक जो एग निकलता है और वो निर्मोचित होने के बाद में जो गर्भाशय की दीवार जब निस्तारित होती है तो जो रक्तस्राव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि रजोदर्शन क्या है। रजोदर्शन होता है जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, यौनारंभ का जो पहला आपका पीरियड होगा, पहली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो शुरुआत होगी बिल्कुल, उसको हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने की को रजोनिवृत्ति कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है कि रजोनिवृत्ति क्या होती है। ऋतुस्राव का रुक जाना ही क्या होता है, रजोनिवृत्ति होती है। तो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि जो यौनारंभ होता है या जो स्त्रियों में जनन जो जननावस्था होती है या रिप्रोडक्टिव जो उनका पार्ट होता है वो कब तक काम करता है, 45 से 50 साल तक काम करता है। दूसरा हो सकता है यहाँ पर कि ऋतुस्राव क्या होता है। ऋतुस्राव होता है जब आपका अंडा मतलब निषेचित नहीं हो पाता है और गर्भाशय की दीवार निस्तारित हो जाती है, तो जो ब्लड वहाँ से बहता है उसे ही क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और पहला जो ऋतुस्राव होता है उसको कहते हैं रजोदर्शन। और जब ऋतुस्राव खत्म हो जाता है यानी कि रुक जाता है उसे क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद है ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय के विकास के लिए स्थापित हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर क्या बताया कि जो ऋतुस्राव होता है यानी कि जो पीरियड्स होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो इस चक्र में क्या होता है, देखो ये चक्र यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंडाणु का परिपक्व होना, सबसे पहले अंडाणु परिपक्व होगा, निर्मोचित होगा, गर्भाशय की दीवार मोटी होगी, निषेचन अगर नहीं होगा तो उसका टूटना होगा। ऋतुस्राव के क्या होंगे, चरण होंगे। क्या है, अंडाणु का परिपक्व होना, निर्मोचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना। यह आपके ऋतुस्राव का चक्र होता है। पर यदि क्या हो कि अगर एग को स्पर्म मिल जाए, एग को क्या मिल जाए, स्पर्म मिल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, गर्भाशय की जो दीवार होती है वो टूटती नहीं है, वो वहीं रहती है अपनी ही जगह पर। और वहाँ पर क्या होगा, जो इसके साथ जब एग का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पर वो गर्भाशय में क्या होगा, स्थापित हो जाएगा, जहाँ से वो जो जाइगोट होगा वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। लड़का अथवा लड़की। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंगसूत्र हैं जिन्हें एक्स अथवा वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र होता है।
तो यहाँ पर देखिए जो निषेचित अंडाणु और युग्मनज होता है वो जन्म लेने के लिए जो शिशु यानी कि जो भी बच्चा होगा, जो इन्फेंट होगा, वो किस लिंग का होगा, इसके लिए क्या होता है कि गुणसूत्र होते हैं हमारी बॉडी में, और जो वो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो होती है 23 जोड़े होती है। और जो 24वां जो 23 जोड़ा होती है उनमें से जो 2 गुणसूत्र होते हैं यानी कि एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा फीमेल होगा या फिर मेल होगा। फीमेल होने के लिए उसमें जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो XX के पाए जाएंगे, और मेल होने के लिए उसमें XY के गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े, और गिनती में 46। गिनती में कितने होंगे 46, और पेयर में कितने होंगे 23 जोड़े, जिसमें कि जो एक जोड़ा होता है, एक एक जोड़ा क्या होता है आपका मेल फीमेल का होता है, जिससे फीमेल के लिए XX होता है और मेल के लिए क्या होता है XY होता है, जिससे ये डिसाइड होगा कि बच्चा जो भी होगा फीमेल होगा या फिर मेल होगा। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे जो गर्ल्स होती हैं या फीमेल होती हैं उसमें एक गुणसूत्र होता है एक्स गुणसूत्र, मतलब दोनों एक ही तरह के होते हैं, और जो 2 प्रकार के होते हैं वो मेल्स में होते हैं, एक एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र हैं तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। तो कैसे होता है, देखिए यहाँ पर ये एग्स रखे हुए हैं। जो एग्स हैं आपके, ये किसी के भी हो सकते हैं। जो एग्स हैं, सॉरी, मतलब ये गर्ल किसी लड़की का एग है। अब एग क्या होगा, स्पर्म यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो अगर यहाँ पर एक्स वाला मिलता है तो क्या जन्म लेती है, लड़की जन्म लेती है। और अगर शुक्राणु क्या है, स्पर्म आपका वाई वाला आया है तो आपका क्या होगा, लड़का जन्म लेगा। तो वो डिपेंड करता है किस पर, आपके शुक्राणुओं पर, स्पर्म पर, कि वो कौन सा शुक्राणु किस प्रकार के टाइप का जो शुक्राणु है वो आकर के एग से फर्टिलाइज हो रहा है, और उसके फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये होगा कि लड़की होगी या फिर लड़का होगा। बट लेकिन हमारे समाज में कहा जाता है, लड़कियों को ही ब्लेम किया जाता है कि लड़कियों की वजह से ही लड़कियां जन्म लेती हैं, बट ऐसा नहीं है, फीमेल की गलती बताई जाती हैं। आपको भी पता ही होंगी ये चीज़ें अच्छे से कि जो लड़कों को जन्म होता है वो लड़कों की वजह से ही होता है, क्योंकि जो उनका स्पर्म होता है वो जब वाई वाला स्पर्म आकर के फर्टिलाइज्ड होगा तो क्या होगा, लड़के का जन्म होगा। तो ये यहाँ पर सारी जो चीज़ें होती हैं वो लड़कों की वजह से होती हैं। बाकी हमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को भी में पक्षपात नहीं करना चाहिए, दोनों ही बराबर होते हैं, और दोनों ही को ही हमें अच्छी एजुकेशन और अच्छी परवरिश देनी चाहिए। इसके बाद है जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके माता पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। यह धारण कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। तो जैसे वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उस पर से ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। इसमें फीमेल का कोई भी रोल नहीं होता है लिंग को निर्धारण करने में। इसके बाद है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। तो इसके अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो काम करती हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट से अलग भी। तो वो कौन कौन से हैं, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। और मतलब क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। यहाँ पर ये याद रख लेंगे आप, पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड इसको बोला, मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, क्योंकि ये बाकी जो हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करती है, नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अंडाशय एवं एड्रिनल अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य स्रावित ग्रंथियाँ भी
ग्रंथियाँ भी नियंत्रित करती है, ऐसा कुछ होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे चीज़ों को कि कौन सा हार्मोन कहाँ पर होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारा मस्तिष्क आ जाता है और बिल्कुल इस मस्तिष्क में वहीं पर वो चीज़ें दिखाई गई हैं जहाँ पर वो हार्मोन काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो कैसे हमारा वृद्धि हार्मोन हम इसको कहते हैं। दूसरा इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, बाकी जितनी भी हार्मोन होती है उनको कंट्रोल करती है कि कौन सा हार्मोन को कब और किस तरीके से काम करना है। इसके बाद आती है हमारी थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पर होती है? हमारी गले में होती है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये भी आपसे वहाँ पर स्थिति पूछी जा सकती है कि जो हार्मोन है या फिर ये जो ग्रंथि है कहाँ पर पाई जाएगी या इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। तो यहाँ पर इससे आप ध्यान रख पाएंगे। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारी गले में होती है, कुछ इस तरह की होती है ये, और इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद आती है हमारी एड्रिनल ग्रंथि। वो हमारी ऐसे जो हमारी किडनीज होती है उनके ऊपर होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एड्रिनल हमारी ग्लैंड होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? किडनीज के ऊपर पाई जाती है। और उससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद आती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि जो हमारी जो अग्नाशय ग्रंथि हमारे पाचन में भी काम आती है और एक ऐसा ये ग्लैंड के रूप में हार्मोन स्रावित करने के रूप में भी यूज़ होती है। और इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्लैंड से रिलीज होता है? वो अग्नाशय ग्रंथि से रिलीज होता है। इसके बाद स्त्रियों में आती है अंडाशय की स्थिति। यहाँ अंडाशय हमारी कुछ इस तरह की होती है गर्ल्स में, और उसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे जो अगर बॉयज़ होते हैं तो बॉयज़ में हमारे वृषण होते हैं, टेस्टीज होते हैं, और जहाँ से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज होता है। तो यहाँ पर इस तरह के हार्मोन्स होते हैं, उनकी स्थितियाँ हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं और कहाँ कहाँ पर वो पाए जाते हैं। होपफुली इस डायग्राम से आप चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे और आपको पता चल गई होंगी। गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ थायराइड ग्रंथि का रोग है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब किसी को थायराइड ग्रंथि हो जाती है तो उसका जो गला होता है वो फूल जाता है थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी की वजह से। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर रही। मधुमेह अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर किसी का गला फूला हुआ है, क्या गला फूला हुआ, गला फूला हुआ, तो वो होती है आपकी किसकी वजह से? थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। यानी कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो आपका ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है। अगर किसी को मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ है तो वो किसकी वजह से होता है? वो इंसुलिन हार्मोन की वजह से होता है कि उसकी उत्पादन में जो पर्याप्त मात्रा है, यानी कि अगर ज़्यादा रिलीज़ होगा तो भी प्रॉब्लम है और अगर कम रिलीज़ होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है? डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बाद है एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रवण भी करती है। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे आता है कि नमक की मात्रा को संतुलित कौन सा हार्मोन करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन करेगा। और इसका जो दूसरा काम होता है वो होता है कि क्रोध, चिंता और उत्तेजना की जो अवस्था होती है या जो तनाव का संयोजन होता है उसको भी ये बैलेंस करने का काम करता है। इसको कहते हैं ना वो वाला फियर, मतलब फियर वाला हार्मोन भी बोलते हैं इसको, फियर वाला, कि अगर कोई हम हमारे किसी अगर ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जहाँ पर हमें डर बहुत ज़्यादा तीव्र अवस्था में आएगा तो वहाँ पर हमें क्या करना है एकदम से? तो ये वाला हार्मोन क्या हमारा उत्तेजित होगा और फिर हम उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं उसे फेस करने का। तो इसे फियर वाला हार्मोन भी कहते हैं। फियर एंड
फॉरवर्ड हार्मोन, रन एंड फियर, इस तरीके से कुछ करके इसका हार्मोन का नाम होता है। ठीक है, इसके बाद है थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो जो थायराइड और जो एड्रिनल ग्रंथि होती हैं ये पीयूष ग्रंथि के इशारों पर ही काम करती हैं कि भाई देख, मैं तुझे इंडिकेशन से कमांड दे रही हूँ, चल जाकर ये काम करने हैं, ऐसे से करना है, तो वो अपने काम करते हैं। इसके अलावा जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे वृद्धि हार्मोन भी कहती हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारे शरीर की जो लंबाई होती है वो इसी की वजह से होती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड के अलावा और दूसरा काम क्या करती है, वो उसका काम है वृद्धि हार्मोन, यानी कि वृद्धि को बढ़ाने का काम भी होता है। इसके अलावा है कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। टैडपोल को वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के लिए इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। यह हमने कल के चैप्टर में ही पढ़ा था। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो टैडपोल होते हैं वो किस हार्मोन की वजह से वृद्धि कर पाते हैं, वो कर पाते हैं किसकी वजह से, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से वो वृद्धि कर पाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो जल में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त होती है जिस वजह से वो वहाँ पर अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं। अगर जल में आयोडीन की मात्रा कम होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा और टैडपोल अच्छे से वयस्क नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके बाद है यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन नहीं हो तो उन्हें थायरोक्सिन की कमी हो जाती है और क्या हो जाता है, उनको गोइटर नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि शरीर में अगर थायरोक्सिन नामक मिनरल की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा, थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो अपना ढंग से काम नहीं करेगा और गोइटर रोग हो जाएगा। इसके बाद है जननात्मक स्वास्थ्य है। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। तो जो कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी कायिक एवं मानसिक विसंगति यानी कि मतलब किसी भी तरह की कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी तरह का ऐसी बीमारी या विसंगति नहीं है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ स्वास्थ्य कहते हैं। और स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, स्वच्छता की, सफाई की आवश्यकता होती है और शारीरिक व्यायाम भी हमें करना चाहिए। इसके बाद है किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत असुविधापूर्वक करना चाहिए। तो जो किशोर होते हैं हमारे, उनकी तीव्र वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है, आहार जो कि अच्छा आहार होता है या जो संतुलित आहार होता है उनको वो उसे लेना चाहिए। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि संतुलित आहार क्या है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब अगर हमारी डाइट में होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी पोषण देती हैं। शिशुओं को माँ के दूध में संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इसके बाद है लोह आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य हैं। तो जो लोहा होता है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है और उसमें अच्छी खासी लोह की मात्रा होती है। जो हरेदार पत्तीदार सब्जियां होती हैं, गुड़, आंवला, संतरा होते हैं, इसमें क्या है, आयरन खाने से अच्छी मात्रा में हम विकसित हो पाते हैं। इसके बाद है दूध, मांस, नट एवं दालें भी वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करती हैं। वसा एवं शक्कर ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन वाले जो
आपके आहार हैं वो कौन कौन से होंगे। दूध, मांस, नट और दालें आपके प्रोटीन देने वाले होते हैं। और ऊर्जा किससे मिलती है? वसा और शर्करा यानी कि कार्ब्स और जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सब्जियाँ हैं जो हमें क्या प्रदान करेंगी। हमारी हरी सब्जियाँ हमें आयरन प्रदान करेंगी। मांस हमें प्रोटीन देता है। फलों से भी हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। दूध अपने आप में एक तरह का संपूर्ण भोजन है। अंडे भी हमारे प्रोटीन के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन होते हैं इसमें, विटामिन बी और B12 होता है। खाद्यान्न होते हैं और इसमें भी हमें विटामिन B12 अच्छे खाने को मिलता है। इसके बाद है व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। तो हमें क्या है कि डेली नहाना चाहिए। और नहाने का पता ही है आपको, मतलब ऐसे तो खैर क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा, है तो हर किसी को पता ही है। इसके बाद है यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन तो बन के नहीं आएगा, बस एक आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर इसको रीड कर रही हूँ, बट एग्जाम ओरिएंटेड ऐसा कुछ नहीं है। इस इन लाइन्स में हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किया गया पैड को बदलें। तो यहाँ पर ये पढ़ाने का सिर्फ मतलब ये है कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, समझाना है, उन्हें चीज़ों को बताना है। क्योंकि अगर हम टीचर बन रहे हैं और हमें ही वो चीज़ें नहीं पता है तो हम बच्चों को भी नहीं समझा पाएंगे। तो बच्चों को समझाने के लिए क्योंकि अगर हम सीरियस हैं तो हमें चीज़ों को पढ़ना भी उसी तरीके से होगा जिस तरह से हम बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं। तो इसीलिए बस मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ, बाकी एग्जाम में कोई क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आता। इसके बाद है शारीरिक व्यायाम। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा और किशोर एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। ये भी सभी को पता है कि शारीरिक व्यायाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है यहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ हैं। क्या है वो? किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियाँ, असत्य धारणाएँ हैं। ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़कियों को देखती है तो गर्भवती हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं है। संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, ये भी गलत बात है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई में काम करना निषिद्ध है, और ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऋतुस्राव होने से लड़कों को देखने की से कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है जब एग के पास क्या नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा। तो हमें बस बच्चों को सेक्सुअल नॉलेज वहाँ पर देने की नीड होती है। बाकी फ्रेंडशिप करने से या फिर बात करने से या किसी लड़के को देखने से ऐसा नहीं होता है। संतान के लिंग के लिए ये हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जो संतान के लिंग का निर्धारण किसकी वजह से होता है, मेल की वजह से होता है, फादर की वजह से होता है, क्योंकि उनमें जो गुणसूत्र होते हैं XY टाइप के होते हैं। और दूसरा है ऋतुस्राव में जो लड़की होती है रसोई का काम करना निषिद्ध है, ये भी गलत बात है। वो काम कर सकती हैं रसोई में। ऐसा क्यों? ऐसा निषिद्ध करने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि उस समय में वो काफ़ी थोड़ा सा वीक हो जाती है अपनी बॉडी को लेकर के, तो उन्हें रेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ पर उस चीज़ को गलत वे में बता दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर लड़कियों को उस ऋतुस्राव के समय में भी रसोई में भी वो काम कर सकती हैं। इसके बाद है नशीली दवाओं या ड्रग का निषेध। किशोरावस्था व्यक्ति के शरीर एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। तो हमें पता ही है कि जो बॉडी का एक हमारी जो शरीर है वो हर फेज से उसको गुजरना है। तो किशोरावस्था भी हमारे शरीर का या हमारी उस जर्नी का पार्ट है। तो वहाँ पर हमारी शारीरिक और जो मानसिक जो सक्रियाएँ होती हैं वो भी अलग अलग उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें इसको क्या है, अपनाना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति आपको बताता है कि किसी ड्रग के सेवन से आप अच्छा एवं तनाव महसूस करेंगे, तो आपको उसके लिए ना ही कहना चाहिए जब तक कि डॉक्टर दवा द्वारा न दी गई हो। तो कई बार क्या होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं उनको ऐसे भटकाया जाता है। उनके जो दोस्त होते हैं या दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको भटका देते हैं, उनको गलत लत लगा देते हैं कि ये ड्रग्स ले लो, या फिर आप उनको कई बार स्मोकिंग करना सिखा देते हैं, या गंदी हरकतें या लत लग जाती हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे, बट वो बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों को यही सिखाना है कि हर किसी के शरीर में ये चेंजेस होते हैं, ये फेज़ हर किसी की लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में भी आ रहा है, और एक समय के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आपको किसी की बात में नहीं आना है, कोई भी नशीला पदार्थ या ड्रग को सेवन नहीं करना है जो आपके शरीर को हानि पहुँचाए। हो सकता है उस समय में आपको अच्छा फील हो, बट आने वाले समय में वो आपको चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं।
इसके बाद है एड्स। HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी माँ से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पर एड्स के बारे में ये बताया गया है कि विषाणु द्वारा रोग होता है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, अगर पीड़ित कोई भी व्यक्ति है तो अगर उसने पहले से ही कोई सिरिंज इस्तेमाल की है और उसको किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाएगा तो ये वायरस हो जाएगा। दूसरा एक है कि अगर माँ पीड़ित है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो भी बच्चा क्या होगा, उससे संक्रमित हो सकता है। इसके बाद है अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है किसी लड़के लड़के के बीच में और उनमें से किसी में भी HIV का वायरस है तो क्या होगा, अगर लड़की में है तो फीमेल में है तो मेल उससे प्रभावित हो जाएगा, और अगर मेल में है तो उससे फीमेल क्या होगी, प्रभावित हो जाएगी और उसको भी वो वायरस हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर हमें बच्चों को ये भी नॉलेज देनी है कि क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, अपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस जो होते हैं वो बढ़ते हैं और हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि उन्हें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है। ठीक है, थोड़ी सी मतलब अपनी सोच को विकसित करके चलना है और इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है जो आगे उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सके या उनके पूरे जीवन के लिए दुखदाई बन जाए। ठीक है, इसी के बाद है किशोर द्वारा गर्भधारण। लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु किशोर लड़कियां माँ शारीरिक या मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती हैं, अतः वे मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। तो यहाँ पर ये बताने का सिर्फ यहाँ पर पर्पज़ ये है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी उम्र 18 वर्ष है, लड़कों की आयु 21 वर्ष है। क्यों? क्योंकि जो लड़कियों में जो उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं 18 वर्ष की आयु तक विकसित होते हैं, लड़कों में 21 वर्ष तक की आयु तक सब चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं। और इस अगर कम उम्र में ही अगर लड़कियां माँ बन जाती हैं तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है और वो खुद भी क्योंकि स्वस्थ नहीं रहती हैं और ना ही बच्चा स्वस्थ होता है और उनके पास बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि कम उम्र में कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें जो उनके आने वाले भविष्य के लिए ख़राब हो या उनके करियर को डिस्टर्ब कर दें। और हमें लड़कियों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही अपने पैरों पर खड़े होने की उन्हें शिक्षा देनी चाहिए और लड़कों को भी सेम ही हमें शिक्षा देनी चाहिए कि लड़कों को भी अपनी क्या है हार्मोन्स पर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है। किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत काम नहीं करना है और उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितने कि वो अपनी सिस्टर या मदर की रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि जिस लड़की को वो के साथ वो पढ़ रही हैं, जिसके लड़की के वो फ्रेंड हैं या जो भी हैं, वो भी किसी की मदर या सिस्टर मदर आगे बन के होगी चलेगी या फिर सिस्टर भी है तो उसकी भी इक्वली क्या है वो रिस्पेक्ट करें। हमें लड़कों को ये ज़रूर समझाना चाहिए। क्या होता है कि हम लड़कों को ये चीज़ें हम लड़कियों को ही समझाते रहते हैं पर लेकिन हमें लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी इस चीज़ के बारे में बताना है कि आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई आपकी बहन अगर किसी प्रॉब्लम में है, जैसे आप उसकी हेल्प करोगे ऐसे ही उस लड़की की भी हेल्प करो, उसको परेशान मत करो और ज़बरदस्ती के उससे किसी भी तरह के कोई संबंध स्थापित ना करो जिससे कि आने वाले फ्यूचर में दोनों के लिए ही प्रॉब्लम हो जाए, है ना। और उनकी पढ़ाई और उनका इंडिपेंडेंट होना, जिस भी फील्ड में वो ग्रो करना चाहते हैं उस पर फोकस करें, अपनी तरक्की पर ध्यान दें। आगे चलने के बाद में जब वो 25-26 साल की उम्र में आ जाएंगे तब वो अपने करियर को सेटअप करने के बाद अपनी किसी भी हिसाब से अपनी लड़की के साथ में किसी भी तरह का कुछ रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें बच्चों को समझानी चाहिए। हमें बचना नहीं चाहिए। एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी बच्चे के अंदर ये हमें गुण डालने हैं कि कोई भी गलत काम वो टीनेजर के अंदर ना करें जिससे उनका आने वाला जो भविष्य है वो ख़राब हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम लड़कियों को तो समझाते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, बाहर मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, पर हम लड़कों को समझाना भूल जाते हैं। पर जबकि हमें लड़कों को ज़्यादा समझाना चाहिए कि लड़कियां कुछ भी कपड़े
कपड़े पहने, आपको अपनी सोच को ठीक रखना है, ठीक है। वो कुछ भी पहने, आपको ये नहीं सोचना है कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो वो लड़की गलत हो गई, या उसको गलत नज़र से देखना है, या लड़के ही घर से बाहर जा सकते हैं शाम में या रात में, लड़कियां नहीं जा सकती हैं। लड़के भी अगर इक्वली लड़कों की रिस्पेक्ट करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, कुछ भी ऐसी जो हमारे आजकल समाज में रेप की घटनाएं हो रही हैं वो नहीं होंगी, उनको पहले से ये चीज़ें समझा के रखी जाएंगी, तो हमारा समाज अपने आप में काफ़ी सुधर जाएगा, ठीक है। तो ये एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। देखो, सिर्फ मैं आपको पहले भी 1-2 वीडियो में ये बात बता चुकी हूँ और इस वीडियो में फिर से बता रही हूँ, आप टीचर बन जाएंगे, हो सकता है आप सीटेट में भी अच्छे मार्क्स ले लें, यूपी टेट में जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, केवीएस का, किसी भी चीज़ का आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन अगर आप अच्छे टीचर नहीं बने तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। देखो, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि टीचर का मतलब सिर्फ आपको सैलरी से या आपकी अच्छी सुविधाओं से मतलब ही नहीं है। आपको ऐसे टीचर बनना है जो बच्चों की हेल्प कर सके, उनके अंदर जो भी सारे द्वंद्व चल रहे हैं उनको शांत कर सके, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि उन्हें ये लगे कि हमारे टीचर ने तो ये हमें समझाया ही नहीं था। तो आपको उस तरह का टीचर बनना है जो उनकी हर तरह से हेल्प करे और उनको उनकी लाइफ को समझाने में उनकी मतलब पूरा सपोर्ट करे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। होपफुली आपको चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 1 घंटे से लगभग ऊपर हो जाएगी ये, बट क्योंकि चीज़ों को अच्छे से समझना है, हम टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें पेशेंस रखना होगा, चीज़ों को सुनना और समझना भी होगा और बच्चे की तरह ही पढ़ना होगा। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा, बार बार एग्ज़ाम ना दे करके एक बार में ही अच्छे से चीज़ों को पढ़ो और एग्ज़ाम पास करो, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने फ़ॉलो की थी वही से मैं आपको भी कह रही हूँ करने के लिए, ठीक है। चलिए छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। यौनारंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यौनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है, तो शरीर के विभिन्न अंग स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती हैं। किशोरावस्था में स्वरयंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों में आवाज़ फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवना आरंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हैं जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियां। वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एडेनिल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरोक्सिन का तथा एडेनिलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु युग्मनज को ग्रहण के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाह हो जाती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। अजन्मे में शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र हैं अथवा XY गुणसूत्र। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज देख लेते हैं। किशोरावस्था की परिभाषा क्या है कि 11 से 18 या 19 वर्ष तक की जो आयु होती है वो हमारी किशोरावस्था में आती है और हमारे शरीर में अलग अलग तरह के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ऋतुस्राव क्या है? निषेचन न होने की स्थिति में आंतरिक सतह निस्तारित, आंतरिक सतह गर्भाशय की, जब गर्भाशय की जो आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से रक्त के रूप में बाहर प्रवाहित हो जाती है जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसके बाद है किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं क्योंकि शरीर में तीव्र गति होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। स्त्रियों में जन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? रोटी, दाल, सब्जियां। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि एडम्स एप्पल क्या है? लड़कों के गले में, लड़कों में उभरा हुआ गले के सामने वाला भाग क्या होता है? एडम्स एप्पल होता है। स्वरयंत्र जहाँ से उनका अलग हो जाता है। गौण लक्षण क्या होते हैं? लड़कों में सीने के बगल, जांघ के ऊपरी भाग में बालों को आना, दाढ़ी मूंछ का उगना, आवाज़ गहरी होना, कंधे चौड़ा होना। लड़कियों में जो गौण लक्षण होते हैं, स्तनों में विकास होता है, बगल में प्यूबिक क्षेत्र में बाल होते हैं, कूल्हे की जो क्षेत्र होता है वो चौड़ा हो जाता है, ऋतु चक्र की शुरुआत होती है, कूल्हे के आसपास का वसा जमा हो जाता है। तो
ये सारे गुण लक्षण लड़कियों के होते हैं और ये लक्षण क्या होते हैं, लड़कों के होते हैं। देखो इतना बड़ा तो कुछ वहाँ पर लिख के नहीं आएगा, आपके ऑप्शन में कुछ कुछ चीज़ें आएंगी और इन्हीं में से दे दिया जाएगा कि लड़कों के गुण लक्षण, तो इनमें से कोई आप पहचान लेना, वही आपका आंसर होगा। ऐसे ही लड़कियों में होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होता है आपका एड्रेनलिन। मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने का परिवर्तन है कयांतरण। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। किशोरावस्था को कहा जाता है टीनेजर। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम है नलिका विहीन। स्वर पैदा करने वाला यंत्र होता है स्वर यंत्र या लैरिंक्स, इसको बोलते हैं हम। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पहले के रूप में दिया हुआ था, हमने इसको डायरेक्टली आंसर इसमें कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी कि गर्भ शिशु में जो लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, वो पिता के द्वारा होता है। और क्यों, वो भी क्योंकि गुणसूत्र में जो एक्स और वाई प्रकार का गुणसूत्र होता है, जब स्पर्म अगर एक्स प्रकार का है वो मिलेगा तो क्या पैदा होगी, फीमेल यानी कि लड़की पैदा होगी। और अगर हमारा जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म होगा वो वाई प्रकार का होगा तो क्या पैदा होगा, बॉय बॉय होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। इसी के साथ क्या हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर एक टर्म दी हुई है एमनियोसेंटेसिस। तो ये क्या होता है, तो ये एक तरह की तकनीक होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे के टेस्ट होता है जिसमें बच्चे के डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या पटाव सिंड्रोम जैसी कोई अनुवांशिक गुणसूत्र संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक विशेष डॉक्टर पेट के माध्यम से गर्भाशय में एक सुई डालकर द्रव का नमूना लेता है और उस नमूने को ले जा कर के जब वो लैब में जा कर के टेस्ट करता है तो वहाँ पर ये पता चलता है कि उसमें किसी तरह का इस तरह की जैसे एडवर्ड सिंड्रोम या पटाव सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम जैसी कोई भी बीमारी ना हुई हो। अच्छा, इसके अलावा भी वहाँ पर एक इस टेस्ट से लिंग के निर्धारण का भी पता चलता है कि बच्चे का लिंग क्या है, कि वो मेल है या फीमेल है। बट लेकिन हमारे भारत में इस पर प्रतिबंध है, तो आप इस चीज़ का पता तो लगा सकते हैं बट लेकिन आप वहाँ पर लिंग का पता नहीं लगा सकते। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ में क्या होता है, लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता है। वो सोचते हैं कि लड़की पैदा हो गई तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा, तो वो लड़कियों को क्या कर देते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे देश में ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है, प्रतिबंधित है कि आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते हो। तो आप इसके लिए तो कर सकते हैं बट लेकिन ये मेल फीमेल का पता लगाने के लिए इस एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। होपफुली आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिएगा। अगर स्पीड कम लग रही हो तो 1x की जगह आप उसे 2x पर देखिएगा, है ना। और बाकी जो भी आपके दोस्त हैं जो भी सी टैट या यूपी टैट की तैयारी कर रही हैं, केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रही हैं, या जिस भी एग्ज़ाम में उनका एनसीईआरटी फॉलो होती है, उसको आप उनको बताइएगा, शेयर कीजिएगा उनको मेरी वीडियोस को, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हमारा क्लास 8 का आ जाएगा, 8 चैप्टर, और आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।